11 मंत्री जो इस बार विधानसभा के चुनाव में हार गए हैं वो उम्मीद लगाए बैठे हैं कि शायद आप उनको विधान परिषद भेज दें, लेकिन चर्चा इस बात को लेकर हो रही है कि उनमें से एक भी नाम को विधान परिषद नहीं भेजा जाएगा। फिर चाहे वो आनंद स्वरूप शुक्ला हो, उपेंद्र तिवारी हो या फिर कोई भी मंत्री हो जिन्हें हार का सामना करना पड़ा है। नहीं, इस पे अभी कोई टिप्पणी नहीं की जा सकती है, क्योंकि अभी इस पे चिंतन चल रहा है। अभी चिंतन जो भी होगा, पार्टी एक फाइनल फैसला देगी और उस पे प्रेस विज्ञप्ति जारी करी जाएगी। तो उसमें कोई अभी चैनल पे इस तरह की बात करना अभी कोई उसका तुक नहीं है। तो थोड़ा सा समय है, आप दें, जैसे ही फैसला होता है वो जानकारी सार्वजनिक करी जाएगी। अरविंद जी, क्या समाजवादी पार्टी के लिए आसान था जल्दी से जल्दी प्रत्याशियों के नाम को सामने रख देना, क्योंकि इसे चुनाव में हार का सामना करना पड़ा था, और बीजेपी के लिए मुश्किल इसलिए ज्यादा है कि एक तो पार्टी जीती है, उसके कई सारे मंत्री हारे हैं, तो उसमें भी सामंजस्य बिठाना है, और जो गठबंधन के दल हैं उनकी जो ख्वाहिशें हैं उसको भी ध्यान में रखना है। बहुत ही वजनदार बात की। समाजवादी पार्टी ने जितनी जल्दी से जो है इन प्रत्याशियों को मैदान में उतारा है, जिसमें एक जो है विशेष जाति के लोगों की संख्या बहुत आए, तो स्वाभाविक रूप से प्रश्न चिन्ह है। और यह माना जा सकता है कि समाजवादी पार्टी अपने हार के कारणों के मंथन को जो है अभी टाल दिया है। अभी मौजूदा समय में किसी तरह जो है चुनाव लड़ने की स्थिति में अपने आप को सामने रख रही है। लेकिन सवाल तो उठेगा ही कि आप जो है जब गुलदस्ता की बात कर रहे हैं, तो विविधतापूर्ण समाज में जहाँ पे तमाम जातियां हैं, आप देखिए, अगर यूपी में ही देख लीजिए तो कम से कम 88 जो है अति पिछड़ी जातियां हैं। उसमें आप जो है 88 पिछड़ी जातियों में से एक ही जाति के अगर 10 लोगों को आप टिकट थमा देंगे, तो स्वाभाविक रूप से और जो जातियां हैं जिनको आप कहते हैं कि हम अपने रेनबो पॉलिटिक्स का हिस्सा बनाएंगे, तो वो तो सवाल उठाएंगे। और विपक्षी दल भारतीय जनता पार्टी को भी बहुत बड़ा मौका मिलेगा कि आपको घेरने के लिए। तो कहीं ना कहीं जल्दबाजी हुई है, हो सकता है कि उनके रणनीतिक पहलू हम ही लोग न समझ पा रहे हो। दूसरा, आपने कहा कि भारतीय जनता पार्टी बेशक जो है ऐतिहासिक विजय मिली है, उनके 11 मंत्री भी हारे हैं, लेकिन आपने सही कहा कि उनको जो है एमएलसी बनाना थोड़ा भाजपा के लिए आसान नहीं होगा, क्योंकि भाजपा जो है जिस तरह से करीब 66% जो है अति पिछड़ी जातियों ने और 41% गैर जाटों ने जो है भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया है। तो चूंकि भारतीय जनता पार्टी को 2024 का चुनाव भी लड़ना है और साथ ही यह भी दिखाना है कि नहीं, देखिए, समाज के सभी वर्गों को हम प्रतिनिधित्व दे रहे हैं, उसमें महिला भी है, अति पिछड़े भी हैं, दलित भी है, तमाम। तो कहीं ना कहीं जो सबका चेहरा जो है भारतीय जनता पार्टी जो है इसमें समाहित करने की कोशिश कर रही है। और आपने बिल्कुल सही कहा कि चूंकि चुनाव जो है मिलजुल करके कई गठबंधन के जरिए लड़ी है, तो उनकी भी भागीदारी, हिस्सेदारी को भी भारतीय जनता पार्टी जो है कहीं ना कहीं सामने रखेगी, ताकि जो और समाजवादी पार्टी के गठबंधन के लोग हैं उनको लगे कि नहीं, देखिए जो है सत्ताधारी पार्टी किस तरह अपने जो गठबंधन के लोग हैं उनकी नुमाइंदगी दे रही है, और हम जिसके साथ खड़े हैं वो क्या हो रहा है। तो तुलनात्मक जो है भारतीय जनता पार्टी जो है रणनीतिक एक चौसर के जरिए जो है अपने प्रत्याशियों को उतारने की कोशिश करेगी। ठीक है भुवन जी, 17 में हारे, 19 में हारे और 22 में हारे, तो ईवीएम पर ठीकरा फोड़ते हुए आप लोग नजर आए। कम से कम विधान परिषद के चुनाव में ईवीएम का इस्तेमाल नहीं होगा, बैलेट से वोटिंग होगी, तो इस बात को लेकर मन में विश्वास है कि ये वाला चुनाव हम लोग जीत जाएंगे। देखिए, मैं कहना चाहता हूँ, भारतीय समाजवादी पार्टी हमेशा मूल्यों की राजनीति करती है। हम किसी तरह का ठीकरा नहीं फोड़ने का काम करते हैं। और दूसरा विषय मैं कहना चाहता हूँ, आपको जब चुनाव का परिणाम आ गया था, मैंने आपके चैनल में अच्छा, ये बात जब आप कहते हैं तो ये बात भुवन जोशी कहते हैं, समाजवादी पार्टी के नेता के तौर पर कहते हैं। भाई, बड़े बड़े नेता तो कहते हैं कि ईवीएम को हाईजैक कर लिया गया, ईवीएम में हेराफेरी गड़बड़ी कर दी गई। भुवन जोशी कह रहे हैं कि हम ठीकरा फोड़ते ही नहीं ईवीएम पर। तो ये विरोधाभास क्यों है बातों में भाई? देखिए, मैं कहना चाहता हूँ, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जो बयान आ जाता है वो पूरी पार्टी की लाइन हो जाती है। मैं आपको बहुत गंभीरता से कहना चाहता हूँ, और कोई अपनी व्यक्तिगत राय देना चाहे तो स्वतंत्र है, लेकिन क्योंकि हमारी लोकतांत्रिक पार्टी है, लेकिन हम जो पार्टी की जो लाइन है उस पर चलने का काम करते हैं। माननीय अखिलेश यादव जी के सिपाही है तो उस पर काम करते हैं। नंबर 2 विषय मैं आपको कहना चाहता हूँ, जब आपके चैनल के माध्यम से जब मैंने आपके उस पर जब हम परिणाम आया था, तो मैंने कहा था सड़क से लेकर सदन तक हम लोग संघर्ष करेंगे, और निश्चित तौर पर जब एमएलसी का रिजल्ट आएगा तो आप देखेंगे कि समाजवादी पार्टी ने बहुत मजबूती से भारतीय जनता पार्टी के किलेबंदी में एक आप नया कीर्तिमान रचने का काम करा। आप देखेंगे इस बात को, ये हमारी रणनीति है। ठीक है शरद जी, देवरिया और कुशीनगर से डॉक्टर कफील खान को समाजवादी पार्टी ने अपना प्रत्याशी बनाया है। मैं उनको सुन रहा था, वो कह रहे थे कि मैं जीतकर सीएम योगी आदित्यनाथ को इस बार जीत का सबसे बड़ा तोहफा देने वाला हूं कि डॉक्टर कफील विधान परिषद पहुंच जाएंगे। क्या फैसला होगा वो तो अभी हम लोग पहले नहीं कह सकते हैं, क्योंकि समाजवादी पार्टी ने तो पहले ही डिक्लेयर कर दिया था कि ये 400 सीटों पे जीतने वाले हैं। क्या नतीजा निकला आपको पहले ही आपने देख लिया है।
दूसरा ये कि जब चुनाव होने वाला था तब इन्होंने कह दिया था कि आंगन टेढ़ा है, क्योंकि ये कह रहे थे कि ऑनलाइन जो प्रक्रिया है चुनाव की, जिसमें प्रचार ऑनलाइन होगा, वो इनके खिलाफ एक साजिश थी। फिर इनके प्रत्याशियों ने कहा कि अब प्रशासन हमें साथ नहीं दे रहा है। लेकिन अब ये जितने भी बहाने कहानियां हैं, अब इनका तो कोई औचित्य नहीं रह गया, क्योंकि अब तो बैलेट से होगा और ऑनलाइन वोटिंग का, ऑनलाइन प्रचार की अब इसमें कोई जरूरत नहीं है। तो जो समस्या है और उसका समाधान वही है कि समाजवादी पार्टी अपने जो एक जाति, एक धर्म और एक परिवार की पार्टी है उससे बाहर निकले तो शायद कुछ इनका भविष्य है। नहीं तो भविष्य तो इनका दिख रहा है, और जो रईस की कसर थी वो 2024 के चुनाव में भी पूरी हो जाएगी। मैं आपके सवाल को पिरोकर भुवन जोशी के सामने रख देता हूं कि भुवन जी, जब जिला पंचायत का चुनाव हुआ तब आप लोगों की तरफ से कहा गया कि सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग हुआ, विधानसभा के चुनाव में भी यही कहा गया कि सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग हुआ, ईवीएम को लेकर भी सवाल खड़े किए गए। जब वर्चुअल प्रचार की बात आई तब आप लोगों ने कहा कि बीजेपी को ज्यादा एडवांटेज मिलता है। तो यही सब तर्क रहने वाले हैं, या इस बार अगर चुनाव मान लीजिए हार जाते हैं, हालांकि आप लोग तो अभी ये बात मानने को तैयार नहीं होंगे और चुनाव से पहले कोई भी पार्टी माने क्यों, तो अगर ऐसा होता है तो कुछ और बातें सामने आएंगी या वही घिसे पिटे बहाने सामने आएंगे? देखिए, मैं कहना चाहता हूँ, कोई भी जो चुनाव है उसमें प्रदेश और देश की नजर होती है, और निश्चित तौर पे देश इन बारीकियों को, जो जो बातें हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा, उस पर मंथन कर रहा है। और निश्चित तौर पे, और हम कहना चाहते हैं कि जब परिणाम आएंगे तो परिणाम निश्चित तौर पे समाजवादी पार्टी के पक्ष में आएंगे, क्योंकि समाजवादी पार्टी सभी को प्रतिनिधित्व देने का काम है। ये तो हमारी विपक्ष ही है, भारतीय जनता पार्टी, ये तो कहेंगे। लेकिन मैं माननीय अखिलेश यादव जी की सोच को बताना चाहता हूँ। माननीय अखिलेश यादव जी 25 करोड़ अपने उत्तर प्रदेश की जनता को अपना परिवार मानते हैं। ये परिवारवादी का कितना हम पे आरोप लगाए, इनके कहने से कुछ नहीं होना। लेकिन आज हमारी देखिए, माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में 3 चीजें हमने प्राप्त करी। हमारी सीटों की बढ़ोतरी हुई, हमारा वोटर परसेंटेज बढ़ा, और माननीय अखिलेश यादव जी के तेजस्वी नेतृत्व के कारण आज हम 2 पोल पॉलिटिक्स यूपी में कर पाए। तो ये सब कर लेके हम आगे बढ़ेंगे। चुनौतियां हैं, हम उनको आगे बढ़ेंगे। निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी को एक सशक्त विपक्ष इस बार उत्तर प्रदेश की महान जनता ने दिया है, और जब परिणाम आएंगे तो आश्चर्यजनक रूप से इनकी आंखें खोलने का काम करेंगे। अरविंद जी, अतीत में विधान परिषद के जितने भी परिणाम आए हैं उसमें यही देखने को मिला जिसका आप जिक्र कर रहे थे कि सत्ता में जो भी पार्टी होती है उसी को ज्यादा सीटें मिलती हैं। क्या इस बार भी आप वही देख पा रहे हैं, या फिर विधानसभा के चुनाव में समाजवादी पार्टी इस वक्त जिस स्थिति में खड़ी हुई है, 47 से 125 पर पहुंच गई है, आपको लग रहा है कि बीजेपी के लिए राह उतनी आसान नहीं होगी? देखिए, आपने बहुत सही बात कही। अमूमन जो है सत्ता पक्ष ही इसमें जो है अपनी बाजी हाथ में ले लेता है और जो है नए कीर्तिमान गढ़ता है। देखिए, विधान परिषद जो है अमूमन जो है उच्च सदन कहा जाता है, इसलिए कहा जाता है कि इसमें पढ़े लिखे लोग जो है, समाज में काम करने वाले जो महत्वपूर्ण लोग हैं, जो जिनके ऊपर जो है एक नैतिक उत्तरदायित्व तो भी होता है, चाहे वो राजनीतिक मूल्यों का हो या सामाजिक मूल्यों का हो, उनको जो है यहाँ पे उनका प्रकटीकरण होना चाहिए। आप देखिए, पूरे देश के 28 राज्यों में मात्र 6 राज्यों में ही विधान परिषद है। इसमें उत्तरी भारत में यूपी, बिहार, उत्तर पश्चिम में महाराष्ट्र, 3 जो है दक्षिण राज्यों में है, केरल, कर्नाटक और तेलंगाना में। यह इसीलिए बनाया गया था कि यहाँ पर जो है समाज के वे लोग जो समाज में काम करने वाले हैं उनका जो है यहाँ पर